हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरबीएसई कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 6 की। अध्याय नंबर 6 का हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय का। किसका चैप्टर चल रहा था? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के चैप्टर में हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? सर्वोच्च न्यायालय की संरचना यानी सर्वोच्च न्यायालय की बनावट हमने पढ़ी थी। आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, कार्य, इसकी चर्चा हम करेंगे। और एक दोस्तों, मैं आपको कल बता रहा था कि कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की एग्जाम अभी बाकी है उसे का टाइम टेबल भी आ चुका है। 29 जून 2020 को आपकी सामाजिक विज्ञान की एग्जाम होगी और 30 जून को आपकी मैथ की एग्जाम जो बाकी थी वो होगी। तो चलो आज हम चर्चा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को कई प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं जिनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो क्षेत्राधिकार है वो है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह है आपका अनुच्छेद 131 में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। दो भाग कौन से हो गए इसके? दो भाग हो गए प्रारंभिक एकमेव और दूसरा हो गया प्रारंभिक समवर्ती। दूसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में भी यहां पर 4 अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे नंबर 1 हो गया आपका संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, यह है आपका अनुच्छेद 132। उसके बाद दूसरा हो गया आपका दीवानी। कौन सा हो गया आपका? दीवानी क्षेत्राधिकार, यह हो गया आपका अनुच्छेद 133। तीसरा हो गया आपका फौजदारी, यह है आपका अनुच्छेद 134। और चौथा है आपका विशिष्ट, यह हो गया आपका अनुच्छेद 135 में। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 131 में है, 2 प्रकार का है। एक प्रारंभिक एकमेव और दूसरा प्रारंभिक समवर्ती। दूसरा आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय में पहला हो गया आपका संवैधानिक अनुच्छेद 132, दीवानी अनुच्छेद 33, फौजदारी अनुच्छेद 34 और विशिष्ट अनुच्छेद 135। अब तीसरा है आपका अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का क्षेत्राधिकार, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 136 में हो जाएगा। अब आपका
चौथा है वो है परामर्श संबंधी। परामर्श संबंधी हो जाएगा आपका 143। उसके बाद हो जाएगा पांचवा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय हो जाएगा आपका अनुच्छेद 129। और उसके बाद छठा ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों का रक्षक, अनुच्छेद 32। और सातवां हो जाएगा आपका संविधान का संरक्षक, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 137 में। ये है दोस्तों 7 क्षेत्राधिकार शक्ति या कार्य सर्वोच्च न्यायालय के। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 क्या है, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। देखो, प्रारंभिक एक में और प्रारंभिक समवर्ती। अब प्रारंभिक एक में और प्रारंभिक समवर्ती का मतलब क्या है, ये हमें समझना है। तो पहले हमें समझेंगे प्रारंभिक एकमेव। प्रारंभिक एकमेव का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक एकमेव का मतलब होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। यानी प्रारंभिक एकमेव में हम यहां पर लिख सकते हैं सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, वो मामले आपके कौन से होते हैं? प्रारंभिक एकमेव मामले कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हमारी संघ सरकार है, संघ सरकार बनाम किसी राज्य की सरकार। संघ सरकार और किसी राज्य की सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वो विवाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई के लिए योग्य होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, दो राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद। दो राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद का मतलब हो गया, जैसे एक ले लिया हमने राजस्थान और एक ले लिया हमने गुजरात। इन दोनों के बीच में विवाद का मामला है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य है, उसका उच्च न्यायालय में है, वो सुनवाई नहीं हो सकती है। और इसमें हम ले लें ऊपर वाले में, जैसे संघ सरकार राज्य की सरकार, संघ यानी केंद्र सरकार प्लस एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान सरकार ले लीजिए कि केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार में कोई विवाद है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य हो गया। और यहाँ दो राज्यों के मध्य विवाद है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। ये हो गया प्रारंभिक एकमेव।
एक में से ही पता लग जाएगा आपको कि ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में जाने के ही योग्य है। अब हम बात करें कि समवर्ती का मतलब क्या होता है। समवर्ती आपने एक सूची भी पढ़ी थी। समवर्ती सूची की क्या विशेषता थी कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो इसी तरीके से समवर्ती में क्या आएगा, ऐसे विवाद, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है, वो होता है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, किससे संबंधित मामला, मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई मामला है, किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई मामला है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला हो वो आपका सर्वोच्च में भी जा सकता है और वो आपका उच्च में भी जा सकता है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है इसमें, आप सर्वोच्च में भी जा सकते हैं और आप उच्च में भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन होने के कारण इसको क्या कहा गया, इधर इसको कहा गया है प्रारंभिक समवर्ती। यहां पर आपको केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि मामला सिर्फ कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक एकमेव और प्रारंभिक समवर्ती। एकमेव का मतलब तो सीधा सा है कि वो मामले जिसकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी वो एकमेव हो गए। समवर्ती वाला का मतलब हो गया कि उसमें हमें विकल्प मिलेगा कि वो उच्च में भी हो सकता है और सर्वोच्च में भी हो सकता है। जो एग्जाम्पल आपको बता दिया, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय न्यायालय का पहले तो आशय क्या होता है ये हमें देखना चाहिए। अपीलीय न्यायालय का आशय होता है, जैसे हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसकी संरचना इस तरीके से है, 1, 2 और ये 3। ये तो है आपका सर्वोच्च, ये है आपका उच्च और ये है आपका अधीनस्थ। ठीक है। अपील का मतलब क्या होता है, अपील का मतलब होता है जैसे अधीनस्थ न्यायालय में जो भी निर्णय दिया जाता है उस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में क्या करना, अपील करना। यानी ऊपरी न्यायालय है उसमें अपने विवाद की जो सुनवाई है वो सुनवाई करने की क्या करना, अपील करना, रिक्वेस्ट करना कि मैं नीचे वाले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए आपके मामले की सुनवाई अब कहां की जाएगी, अब की जाएगी उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अपील सर्वोच्च में, और सर्वोच्च द्वारा दिया गया निर्णय है वो यहां सब पर लागू हो जाएगा। तो अपील के लिए सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा हो गया आपका, सर्वोच्च न्यायालय। तो अपील का मतलब है नीचे वाले न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ ऊपरी न्यायालय में क्या करना, अपील करना, रिक्वेस्ट करना। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम पढ़ेंगे 4 अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में, मामला कोई भी है XYZ कोई भी मामला है, उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान से जुड़े हुए प्रश्न का विवाद है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी ये जो मामला है इस मामले में संविधान से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है, किससे संबंधित है, संविधान से संबंधित प्रश्न, संविधान से संबंधित प्रश्न, समझ में आ गई।
उच्च न्यायालय अगर ये प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, तो संविधान से जुड़े हुए पर्सन के कारण उस मामले की सुनवाई अब कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी यहां हम देखेंगे कि कौन कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य नहीं होते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे उच्चतम न्यायपालिका का स्तर होता है, जहां पर हर प्रकार के मामले नहीं पहुंचते हैं। वहां पर मुख्य जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मामले में संविधान से जुड़ा हुआ अगर कोई पर्सन है, तो वो मामला कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायपालिका में जा सकता है। तो संवैधानिक हो गया आपका। संविधान किसी मामले में संविधान से जुड़ा हुआ पर्सन हो और उच्च न्यायालय उसको प्रमाणित कर दे कि इस मामले में संविधान से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है और उसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य होता है। वो होता है अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामला। अब हम बात करेंगे दीवानी मामला। दीवानी मामला किससे रिलेटिव होता है? दीवानी मामला जो रिलेटिव होता है वो होता है आपका पैसों से संबंधित। किससे संबंधित होता है? पैसों से संबंधित मामला होता है। देखो इसमें होता क्या था, पहले जो व्यवस्था थी, तुलना में करेंगे हम। पहले व्यवस्था थी कि अगर कोई मामला 20,000 रुपए की राशि है उससे जुड़ा हुआ, या 20,000 रुपए की राशि से अधिक की जो राशि है उससे अगर कोई जुड़ा हुआ मामला है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य माना जाता था। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब किससे संबंधित है? ये है आपका मुद्रा से संबंधित, पैसों से संबंधित, पैसों के लेन देन का जो विवाद होता है उससे संबंधित। तो पहले जो व्यवस्था थी वो क्या थी? पहले की व्यवस्था थी कि 20,000 रुपए से अधिक का मामला जो होता था वो ही सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य होता था। 20,000 रुपए की राशि से कम जो मामले होते थे वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य नहीं होते थे, उसका निपटारा उच्च न्यायालय तक क्लियर हो जाता था। अब बाद की बात करें, परिवर्तन या हम कह सकते हैं संशोधन। अब देखो क्या संशोधन हुआ। 30वां संविधान संशोधन 1973 में संविधान में 30वां संविधान संशोधन किया, और 30वां संविधान संशोधन करके और इसमें जो व्यवस्था की वो ये की कि हर प्रकार के दीवानी मामले, अब इसमें ये जो शर्त थी ना 20,000 रुपए की राशि वाली, ये क्या कर दी गई? अब हटा दी गई है। हर प्रकार के दीवानी मामले सर्वोच्च न्यायालय में जाने के क्या माने जाएंगे? योग्य माने जाएंगे। ये हो गया आपका दीवानी। अब हम चर्चा करेंगे फौजदारी वाला है, उसमें हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। वो 3 बातें क्या हैं वो देखिए। देखो फौजदारी है, फौजदारी वाले में 3 मामले आएंगे। कितने मामले आएंगे? 3। होता क्या है, कई बार क्या होता है, देखो निचली अदालत, निचली का मतलब अधीनस्थ अदालत है। वो निचली अदालत क्या करती है? निचली अदालत है वो अभियुक्त को, यानी किसी आपराधिक तत्व का जो व्यक्ति है, कोई भी XYZ है, उसको क्या कर देती है? उस मामले से फ्री कर देती है। आगे बात समझ में? निचली अदालत ने अभियुक्त को क्या कर दिया? मामले से फ्री कर दिया। अब मामला अपील के तहत कहां गया? उच्च न्यायालय में गया। कहां गया? उच्च न्यायालय में गया।
निचली अदालत का फैसला क्या है? फरी। मामला कहां गया? उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य हो गया। निचली अदालत ने अभियुक्त को कर दिया फ्री कि इसने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा जो अपराध इस पर लगाया गया है उससे उसने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। मामला गया उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय ने क्या किया? उच्च न्यायालय ने इसको दे दिया मृत्युदंड। अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य हो गया। दूसरी चीज, निचली अदालत में मामला चल रहा है। मामला कहां चल रहा है? निचली अदालत में मामला चल रहा है, यानी अधीनस्थ जो न्यायालय है उसमें मामला चल रहा है। उच्च न्यायालय ने क्या किया? उच्च न्यायालय ने रिट जारी करके और मामला अपने पास मंगवा लिया। ठीक है, मामला निचली अदालत में चल रहा था, उच्च न्यायालय ने रिट जारी करके और मामला अपने पास मंगवा लिया, और अपने पास मंगवा के उस मामले में अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया। समझ में आ गई बात? मामला कहां चल रहा था? निचली अदालत में। उच्च न्यायालय ने रिट जारी किया और मामला अपने पास मंगवा लिया, और मंगवा के उसको क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। अब ये मामला, मृत्युदंड का मामला आते ही वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य हो जाता है। इसमें भी मृत्युदंड का मामला है, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य हो गया। इसमें भी मृत्युदंड का मामला आ गया, तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य हो गया। अब बात है तीसरी। तीसरा ये है कि उच्च न्यायालय स्वयं अगर प्रमाणित कर देता है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के क्या है? योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय में जाने के क्या है? योग्य है, तो उस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। तो फौजदारी में तीन बातें हैं। निचली अदालत में अभियुक्त को फ्री कर दिया जाता है, उच्च न्यायालय है उसको अपील के तहत मृत्युदंड दे देता है। मृत्युदंड का मामला आते ही सर्वोच्च न्यायालय के योग्य हो गए। निचली अदालत ने मामला चल रहा था, उच्च न्यायालय ने मामला अपने पास मंगवाया, मृत्युदंड दिया, मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य हो गया। तीसरे में उच्च न्यायालय स्वयं यह प्रमाणित कर देता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के योग्य है, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अब यहां पर है विशिष्ट अनुच्छेद 135 और अपील के लिए विशेष आज्ञा देना 136। मतलब 135 और 136 की विशेषता एक ही है, दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं आप, दोनों की विशेषता एक ही। देखो यहां तक तो फौजदारी तक तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से मामले ऊपर जाने के योग्य हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय कई बार क्या करता है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के योग्य मामले सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कई बार क्या करता है? क्षणिक, ये विशिष्ट यानी अनुच्छेद 135 और 136 दोनों का आंसर है। क्षणिक न्यायालय को छोड़ दीजिए, क्षणिक न्यायालय को छोड़ दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय क्षणिक न्यायालय को छोड़कर बाकी किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमे को आदेश जारी करके अपने पास मंगवा सकता है उसकी सुनवाई करने के लिए। मामला चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट में, मामला चल रहा है गुजरात हाई कोर्ट में, मामला चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, और मान लीजिए मामला हाई कोर्ट के लेवल का ही है, परंतु क्षणिक न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट को आदेश देकर उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। इसको कहते हैं विशिष्ट या अपील के लिए विशेष आज्ञा देना। विशेष यानी
मामला सर्वोच्च न्यायालय के योग्य नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय यहां पर विशेष क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है कि इस मामले को मेरे पास भेजा जाए। ठीक है, अब बात करेंगे परामर्श संबंधी। परामर्श संबंधी मामला क्या होता है। देखो आपका पढ़ा हुआ है, परामर्श संबंधी मामला है वो आपका आर्टिकल 143 है 143 में। 143 क्या कहता है, मान लीजिए राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है और विषय है आपका सार्वजनिक। आगे बात समझ में। तो इस विषय पर राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, क्योंकि इस विषय पर संसद में क्या बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उस पर विवाद हो सकता है। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो उस मामले पर न्यायपालिका से पहले परामर्श ले सकता है कि ये मामला क्या है, इसकी आप सुनवाई करें और सुनवाई करके हमें परामर्श दें कि ये किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो यहां क्या करेगा, ये एक मामला है जो राष्ट्रीय महत्व का मामला है। इस मामले को राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भेजेगा। ठीक है, ये मामला है राष्ट्रीय महत्व का, सार्वजनिक मामला है। राष्ट्रपति को लग रहा है कि विवादित मामला है ये, इसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजेगा परामर्श के लिए। अब देखो यहां पर क्या होता है, दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए ना तो बाध्य है, दूसरी बात है सर्वोच्च न्यायालय अगर परामर्श देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। यानी ये मानने के लिए बाध्य नहीं है और ये परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ये हो गई परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय के दो अर्थ निकलते हैं। अभिलेखीय न्यायालय है उसके दो अर्थ निकलते हैं आपके। नंबर एक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है वो सभी न्यायालयों पर क्या होगा, लागू होगा, नंबर एक। दूसरी बात है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए, अवमानना का मतलब होता है बार बार आदेश देने के बावजूद भी उस आदेश की पालना न करना। यानी हम सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। उस अवमानना का दोषी करार देते हुए दंड दिया जा सकता है। तो अभिलेखीय न्यायालय है, इसका दो बातों से अर्थ निकलता है। नंबर एक, इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं, और दूसरा कि ये अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, केवल दो बातें लिखनी और कुछ नहीं करना है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, अनुच्छेद 32 पढ़ा हुआ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6 अधिकार है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है 32 में। 6 अधिकारों में से 6 अधिकार है, इसमें यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है 5 अधिकार ऊपर वाले। ये 5 अधिकार है, इन 5 अधिकारों का ये अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका रक्षक यानी बॉडीगार्ड है इसका। कैसे है, इस अधिकार का हनन होता है तो भी हम इस अधिकार के तहत सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जाएंगे, इसका होता है तो भी इसके तहत जाएंगे। यानी इन 5 का उल्लंघन होने पर इस अधिकार के तहत हम कहा जाएंगे, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जाएंगे। ये अधिकार हटा दो, हटा दिया। अब बताओ इस 5 का, ये 5 अधिकार बचे, इसका हनन होने पर आप कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जाने के लिए जो अधिकार दे रखा था वो ये था, इसको हमने हटा दिया। अब किस अधिकार के तहत जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। तो ये अधिकार क्या हुआ, इसका बॉडीगार्ड हुआ, इसका रक्षक हुआ है। ये नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है इसका ये हृदय भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो हृदय है उसकी धड़कन चलती है तो व्यक्ति का महत्व है। हृदय को निकाल दीजिए, शरीर का कोई महत्व नहीं। ये हृदय है इन 5 का, इसको निकाल दिया तो इसका कोई महत्व नहीं। तो ये हो गया मौलिक अधिकारों का रक्षक। इसमें 4-5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण रिट है, इस प्रतिषेध है। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। संविधान का रक्षक, न्यायिक पुनर्विलोकन 137। संविधान का रक्षक कैसे है,
सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक कैसे? सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक आपको बताया हुआ है कि संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून जो संविधान के खिलाफ जाता हो, संसद या विधान मंडल द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून जो संविधान के नियमों के खिलाफ हो, तो सर्वोच्च न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है, यानी शून्य घोषित कर सकती है कि आपका कानून किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो बताओ यहां संविधान की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत जाते हैं उनको वहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो संविधान का रक्षक हो गया। मौलिक अधिकारों के विपरीत जाने वाले को रिजेक्ट करना वो मौलिक अधिकारों का रक्षक हो गया। अभिलेख न्यायालय दो रूपों में है, एक तो इसके निर्णय सभी रूप से सभी जगह साक्ष्य रूप से लागू होंगे, यानी सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, और अपने अवमानना के लिए क्या करना, दंडित करना। उसके बाद ये हो गए। अब कुछ अनुच्छेद बच गए जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आगे वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा मैं। वो है आपका 138, 139, 40, 41, 42, 43 इसमें आ गया, 44, 45, 46 ये इसके अंतर्गत आएगा। वो एक छोटा वीडियो आगे बढ़ा के मैं डाल दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको अनुच्छेद 138 से लेके 46 तक की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर अनुच्छेद 31 से लेके आपको 29, 30, 35, 36 तक मिली है। ठीक है, तो चर्चा कीजिए, और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी में लगे रहे, क्योंकि आपका एग्जाम 29 जून को होने वाला है। ठीक है, और इसका क्या ले लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बगैर स्क्रीनशॉट के आप इसको क्या नहीं कर पाएंगे, अपने रजिस्टर में नोटिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है।